नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ऐप पर। आज बात कर रहे हैं हम मेजर इंडियन राइटर्स में। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर से। किससे शुरुआत कर रहे हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे एक पोएट भी थे, ठीक है। हम इनको एक राइटर भी कह सकते हैं। राइटिंग्स काफी सारे अवेलेबल है इनकी अपने पास। प्ले राइट भी कह सकते हैं, इनके प्लेस भी अपने पास हैं, ठीक है। एक दार्शनिक भी कह सकते हैं, फिलोसफर भी कह सकते हैं। फिलोसफर भी हम इनको कह सकते हैं। साथ ही साथ एक मोटिवेशनल मोटिवेशनल गाइड या मोटिवेशनल पर्सन या मोटिवेटर, कोई भी कह दो, ये भी हम इनको बोल सकते हैं। फिलोसफर भी थे, ये पोइट भी थे, राइटर भी थे, प्ले राइट भी थे और मोटिवेशनल पर्सन भी थे। यानी एक अच्छे इन्फ्लुएंसर थे, हम ऐसा कह सकते हैं। एक अच्छे इन्फ्लुएंसर थे। साथ ही साथ हम बात करें तो ये लॉ पढ़ने गए थे, लेकिन इनके पिताजी ने इनको वापस बुला लिया था इंडिया। इंग्लैंड चले गए थे, यानी लंदन चले गए थे लॉ पढ़ने। वहां से वापस बुला लिया इनके पिताजी ने, कहा भाई वापस आ जाओ। 1980 में ये वापस, सॉरी 1890 में ये वापस आ गए थे लगभग। चलिए, तो इंडिया वापस आ गए। इंडिया आकर इंडिया की स्थिति देखी, इंडिया का कल्चर देखा। उस टाइम अंग्रेज लोग शासन कर ही रहे थे, तो वो स्थिति भी देखी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये अंग्रेजी जो शासन था, यानी ब्रिटिश जो रूल था, उनके डायरेक्टली खिलाफ थे। उनके हिसाब से या उनके द्वारा बाय द ब्रिटिश जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे एजुकेशन को लेकर, नई टेक्निक्स को लेकर, नई सोच को लेकर, वो इनको ज्यादा अच्छे लगे। बाकी बुरी लगने वाली चीजें भी काफी सारी थी। जैसे 1990 में इन्होंने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी, जो ब्रिटिश क्राउन ने इनको दी थी, तो वो इन्होंने वापस लौटा दी। क्यों लौटा दी? क्योंकि उस समय आपको पता है जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उसको देखकर इन्होंने वापस लौटा दी। गांधी जी का जो सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट था, वो इनको कहने का मतलब अच्छा नहीं लगा। एक हम वो कह सकते हैं कि जिसमें स्वदेशी आंदोलन जो गांधी जी का था, वो इनको अच्छा नहीं लगा, उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया। और बाद में जो गांधी जी ने आंदोलन किए 1930 टाइम पे, दांडी मार्च वगैरह, उसको इन्होंने सपोर्ट किया। तो गांधी जी के खिलाफ हम ऐसा नहीं कह सकते। यानी कुछ चीजें इनको अच्छी लगती थी, कुछ चीजें इनको बुरी लगती थी। यानी हमेशा ये अपने मन की सुनते थे, ट्रुथ की ओर ज्यादा इनका ध्यान था, सच्चाई की ओर, अच्छाई की ओर इनका ज्यादा ध्यान रहा कि क्या चीज देश हित में है। केवल आजादी ही नहीं, आजादी के साथ साथ गरीबी से आजादी, अपनी जो पुरानी परंपराएं हैं, जो रूढ़िवादिता है, जो बहुत गलत है, उससे आजादी मिलनी चाहिए। माइंड से, जो मानसिक सोच है, छोटी सोच है, नैरो माइंडेडनेस है, उससे आजादी मिलनी चाहिए। साथ ही साथ अंग्रेजों से आजादी तो मिलनी चाहिए, ये इनकी सोच थी। तो इस तरह के ये एक व्यक्ति थे जो कि आज भी बहुत ज्यादा फेमस है, और इनका योगदान इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज्यादा है। हम ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 2000 से भी ज्यादा पोएम्स इनके हैं, और लगभग 1400-1600 के लगभग इनके सॉन्ग्स हैं, ठीक है। तो बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर एज इट इज जैसे मैंने लिखा है, सेम टू सेम आपको नोट्स बनाने हैं। मैंने इसीलिए ऐसा लिखा ताकि आपके नोट्स ऐसे बने तो रिवीजन आपका फटाफट से हो जाए। तो रविंद्रनाथ टैगोर was born on 7 May 1861 and died on 7th of August 1941। 47 नहीं है, 41 है, ठीक है, 1941 है ये।
1941 है, 1941। ठीक है बात सर, ये बात समझ में आ गई। बर्थ प्लेस इनका क्या था? कोलकाता था। कोलकाता में कौन सी जगह थी? जोरांस्को नाम से कोई जगह थी, जोरांस्को। ठीक है। फादर कौन थे इनके? देवेंद्र नाथ टैगोर इनके पिताजी थे। ये कोई क्वेश्चन नहीं है बनने लायक, बस ठीक है, हमें याद होना चाहिए। मदर कौन थी? सरला देवी। कई जगह SARALA भी आपको मिल सकता है। फैमिली, फैमिली जो बैकग्राउंड था इनका बहुत अच्छा था, पैसे वाला नहीं था, रिलीजियसली अच्छा था, रिलीजियस था, वेल कल्चरल था, गॉड लवर था, हम ऐसा कह सकते हैं। तो इस फैमिली के बैकग्राउंड ने, फैमिली के कल्चर ने इनको काफी इन्फ्लुएंस किया। और जो इनकी स्टार्टिंग एजुकेशन थी, स्टार्टिंग एजुकेशन वो कहां पर हुई थी? इनके घर पर ही ज्यादा इनकी एजुकेशन हुई थी। ठीक है। फिर बीच में नॉर्मल स्कूल में गए, फिर एक बार लंदन चले गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनको नोबेल प्राइज मिला इन लिटरेचर नवंबर 1913 में। नवंबर 1913 में इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला। ठीक है, किसके लिए? फॉर गीतांजलि, जिसको हम सॉन्ग ऑफरिंग्स कहते हैं। सॉन्ग ऑफरिंग्स, सॉन्ग ऑफरिंग्स हम जिसको कहते हैं गीतांजलि, उसके लिए हमें मिला। उसके बाद जब मैंने बताया आपको, जब ये लंदन में थे, तो जब इनको नोबेल प्राइज मिला, उसके बाद 1914 में, 1914 में इनको नाइटहुड की उपाधि दी। किसने दी? ब्रिटिश क्राउन ने। जिसको कि इन्होंने 1919 में, 1919 में जलियांवाला, जलियांवाला जो कांड हुआ था, हत्याकांड जो था, उसके बाद, उसके बाद रिटर्न कर दी, रिनाउंस्ड कर दी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिनाउंस्ड करना, यानी पुनः लौटा देना, त्याग देना। ये काम इन्होंने किया। फिर ये जो फेमस थे, किसके लिए फेमस थे? इंडियन, भारतीय, भारतीय नेशनल एंथम इन्होंने लिखा। बांग्ला नेशनल एंथम इन्होंने लिखा। और श्रीलंका नेशनल एंथम इन्होंने लिखा। 3 नेशनल एंथम इन्होंने लिखे। कितने नेशनल एंथम इन्होंने लिखे? आमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश के लिए, जन गण मन अपने लिए, और श्रीलंका के लिए। ठीक है, जिसको कि बाद में ट्रांसलेट किया गया उनकी लैंग्वेज में। ठीक है, ये इंग्लैंड से हो गए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, यहां से प्रश्न बहुत अच्छा बनता है। केम इन कॉन्टेक्ट, जब ये इंग्लैंड में गए ना, क्या दिख रहा है इधर? ठीक है, जब ये इंग्लैंड में गए तो ये काफी अच्छे अच्छे राइटर्स से, जब इनकी गीतांजलि पब्लिश हुई ना, तो काफी फेमस हो गए वहां पर। तो इंग्लैंड में ये क्या हो गए? कांटेक्ट में आए। और ऐसा नहीं है जैसे मैंने आपको बताया कि भारत आ गए तो फिर वापस गए नहीं, उसके बाद भी इन्होंने कई देशों की यात्रा की। रशिया भी गए, अमेरिका भी गए, है ना, मतलब USA भी गए, इंग्लैंड भी गए, लंदन भी गए, काफी सारी जगह इन्होंने ट्रेवल किया। तो जब ये इंग्लैंड में थे गीतांजलि की बाद, तो ये कांटेक्ट में आए किस किस से? बर्नार्ड शॉ, गैल्स वर्दी, H.G. वेल्स, जॉन मैसफील्ड, रॉबर्ट ब्रिजेस, W.B. यीट्स, एजरा पाउंड। एजरा पाउंड से तो ऑलरेडी, एजरा पाउंड से तो ऑलरेडी क्वेश्चन आस्क्ड है, पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है एजरा पाउंड से। W.B. यीट्स ने इनको क्या कहा? अ प्योर पॉइंट कहा।
W.B. यीट्स ने इनको क्या कहा? अ प्योर पोइट कहा। किसको कहा? रविंद्रनाथ टैगोर को कहा। तो ये बोल सकते हैं हम कि W.B. यीट्स कॉल्ड हिम अ प्योर पोइट। प्योर पोइट उन्होंने इनको कहा। जो कि W.B. यीट्स खुद क्या है? पोइट लॉरिएट है। किसके? इंग्लैंड के कवि हैं। इन ऑल रिटन अबाउट, मैंने अभी आपको बताया, लगभग 2000 पोएम्स हैं एंड 1400 सॉन्ग्स हैं। 1400 से 1600 हो सकते हैं, एग्जैक्ट नंबर अभी मैं भूल रहा हूं। 1400 से 1600 लगभग सॉन्ग्स इनके हो सकते हैं। बात क्लियर हो गई? इस वीडियो को छोटा मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि 2 बार आप देख सकें, 2 बार में क्लियर याद हो जाएगा। कल इसका डिटेल वीडियो बनेगा जिसमें हम जो इनके प्लेज हैं, है ना, उस पर हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट जो स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, उस पर हम बात करेंगे। उसमें जो कैरेक्टर्स हैं थोड़ी सी उन पर बात करेंगे, ताकि जैसे गौरा है, गौरा से क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह से उनमें कौन से कैरेक्टर्स हैं उस पर हम बात करें। हिज पोइट्री रिवील्स, अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट चीजें जो नोट्स आपके हैं। हिज पोइट्री रिवील्स पर्सनल क्विस्ट फॉर द डिवाइन। एक तो गॉड के लिए, डिवाइन यानी द डिवाइन यानी गॉड, और स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता की क्विस्ट। क्विस्ट यानी वैसे क्या होती है? भूख प्यास, अंदर से इच्छा किसी चीज को पाने की, चाहने की, प्राप्त करने की, वो क्वेस्ट कहलाती है। तो इनकी जो पोइट्री है वो हमें बताती है कि यार ये कितने ज्यादा मतलब आध्यात्मिक रूप से सोचते थे किसके बारे में? भगवान के बारे में। कितने ज्यादा ये अंदर से चाहते थे उस चीज को एक्सप्रेस करना। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इनकी इनफॉर्मल एजुकेशन थी घर पर, जिसको हम फॉर्मल एजुकेशन भी कह सकते हैं, प्राथमिक शिक्षा कह सकते हैं, वो कैसी थी? बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल थी, कल्चरल थी। इस कारण से उसका प्रभाव, उसका इन्फ्लुएंस इनकी पोइट्री पर भी हमें दिखाई देता है। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू सी, वो देखना चाहते थे इंडिया को फ्री। ऐसा नहीं है कि वो इंडिया को फ्री नहीं देखना चाहते थे, बट नॉट ओनली फ्रॉम द ब्रिटिश, लेकिन केवल ब्रिटिश सरकार से नहीं, बल्कि गरीबी से भी। नैरो माइंडेडनेस से मेरा मतलब है माइंड से। किससे? माइंड से और स्पिरिट से, आत्मा से भी ये आजादी दिलाना चाहते थे भारतीय लोग। फिर बात करते हैं आगे। टैगोर रॉट मेनली इन बंगाली। टैगोर साहब ने मेनली बंगाली में लिखा, फिर बाद में ये खुद उसको क्या करते थे? इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। एंड लेटर बाद में ट्रांसलेट किया इन्होंने देम, उनको जो भी इन्होंने लिखा इनटू इंग्लिश हिमसेल्फ। ये इंपॉर्टेंट है, खुद। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हिज रेंडरिंग्स आर कॉल्ड ट्रांसक्रिएशंस। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चंस यूजीसी नेट में भी पूछा जा चुका है और अपने ऑलरेडी पूछा जा चुका है, रिपीट हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, टू बी रिपीटेड, टू बी रिपीटेड, रिपीट हो सकता है। जो इनकी रेंडरिंग्स हैं, जो इनकी रेंडरिंग्स, रेंडरिंग्स मतलब जैसे ये वीडियो चल रहा है, इस वीडियो में खांसी आ गई थी, मैं इसको क्या करूंगा? रेंडरिंग कर दूंगा बाद में, यानी एडिट कर दूंगा और सही कर दूंगा। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया? अपने जो भी कलेक्शंस लिखे, पोएट्री लिखी, पोएम्स लिखी, सॉन्ग्स लिखे, उनको रेंडर किया और फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिएशंस बोलते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिएशंस कहते हैं। क्लियर बात हो गई? अगली बात, सर, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता, विशेषताएं ऑफ टैगोर्स लिरिक्स वाज म्यूजिकल क्वालिटी। टैगोर साहब ने जो लिरिक्स लिखे, यानी वो सॉन्ग्स हो, पोइट्री हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो क्या थी? इसकी म्यूजिकल क्वालिटी। अब कोई भी इनकी राइटिंग उठा के देख लो, कोई भी चीज उठा के देख लो, हमें ऐसा लगेगा कि हम उसको गा सकते हैं, उसको गाया जा सकता है, कैन बी संग, गाया जा सकता है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है। हेवन ऑफ फ्रीडम वॉज पब्लिश्ड, पब्लिश हुआ फर्स्ट, सबसे पहले, अंडर द टाइटल, क्या टाइटल था उसका?
वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। जो हेवन ऑफ फ्रीडम था वो इस नाम से पब्लिश ना होकर इनिशियली किस नाम से पब्लिश हुआ, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। और कुछ एडिटर्स थे, उन्होंने एक और टाइटल इसको दे दिया, लॉन्गिंग। लॉन्गिंग यानी क्या होती है, पाने की इच्छा, ठीक है। और बाद में ये वेयर द माइंड इज विदाउट जो फियर है ये पब्लिश हुआ कितने नंबर पर, 35 नंबर पर। कहां पर, गीतांजलि में। कहां पर पब्लिश हुआ, गीतांजलि में पब्लिश हुआ। क्लियर हो गई बात ये। अगली बात, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द चाइल्ड, द चाइल्ड इनका एकमात्र क्रिएशन है, एकमात्र रचना है जो सबसे पहले लिखी गई थी किसमें, इंग्लिश में। सबसे पहले इंग्लिश में लिखी गई थी, सबसे पहले किसमें लिखी गई थी, इंग्लिश में लिखी गई थी। फिर बाद में बंगाली में ट्रांसलेट की गई थी, ट्रांसलेटेड टू बंगाली बाद में। और बंगाली में ट्रांसलेशन किया गया, उसका क्या नाम था, शिशु तीर्थ। क्या नाम था, शिशु तीर्थ। ये बात क्लियर हो गई अपनी यहां तक, है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हो गई। अब आगे इनकी फेमस पोएट्री, फेमस पोएट्री, फेमस पोएट्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि गीतांजलि वगैरह से तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। मानसी का दूसरा नाम, ट्रांसलेटेड नाम क्या है, द आइडियल वन। ट्रांसलेटेड नाम आपको जरूर याद रखने हैं। मानसी यानी मानस, मानस यानी आइडिया, आइडिया यानी विचार। सोनार तारी, सोनार तारी, तारी क्या होती है, बोट। सोनार यानी गोल्डन, ठीक है, इजी है। गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग्स, ठीक है, ये इजी है। गीति माल्या, गीति माल्या रेथ ऑफ सॉन्ग्स। गीति माल्या, माला, माला को क्या बोलते हैं, रेथ। माला को क्या बोलते हैं, रेथ, ऐसे याद रखना। बालखा, बालका या बालाखा, सॉरी, बालखा या बालाखा। द फ्लाइट ऑफ क्रेन्स, द फ्लाइट ऑफ उड़ान किसकी, क्रेन्स की। क्रेन नहीं होते क्या, हंस, जिनको हम बोलते हैं हंस बगुले टाइप्स। उत्सर्गा, उत्सर्गा को बोलते हैं ऑफरिंग। तो यहां से इंपॉर्टेंट चीज कौन कौन सी बनती है, एक तो मानसी इंपॉर्टेंट बनती है, सोनार तारी से क्वेश्चन आ चुका, गीतांजलि से क्वेश्चन आ चुका, गीति माया से अभी तक नहीं आया, ये इंपॉर्टेंट है। उत्सर्गा इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, ठीक है। जिससे क्वेश्चन आ चुका हो सकता है रिपीट नहीं हो, लेकिन जिससे नहीं आया ना वो इंपॉर्टेंट ज्यादा हो सकता है। क्लियर बात हो गई। तो यहां तक आज हमने पढ़ा। अच्छे से आप इसके नोट्स बनाए जैसे मैंने लिखा है, एज इट इज। एक बार वापस जैसे नोट्स बन जाए 5-10 मिनट में वापस इसको रिवाइज कर लो, चीजें काफी आपको क्लियर हो जाएगी रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। और बीच में काफी सारी बातें मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। बाकी मैंने बोला जो कैरेक्टर्स हैं इनके प्लेज के या शॉर्ट स्टोरीज के, स्टोरीज के, उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल, कल रविंद्रनाथ टैगोर अपना पूरा हो जाए, ठीक है। इस तरह का वीडियो होगा हमेशा आपका फर्स्ट, जिसमें हम चीजों को याद करने पर फोकस करेंगे। सेकंड वीडियो होगा थोड़ा सा डिटेल में, जहां पर हम थोड़ा डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोर टू। कल हमने टैगोर पर डिस्कस किया स्टार्टिंग, उनकी लाइफ, स्टार्टिंग वाली लाइफ, बीच में क्या योगदान उन्होंने दिया, जो अपना मोमेंट था फ्रीडम स्ट्रगल जो था उस बीच क्या क्या हुआ, उन चीज़ों पर अपन ने बात करी। उनकी एजुकेशन कैसी रही, शिक्षा कैसी रही, स्टार्टिंग जो एजुकेशन थी उनकी घर पर रही, कल्चरल, स्पिरिचुअल, रिलीजियस जो था उनका बैकग्राउंड था फैमिली का, इन सारी चीज़ों पर कल हमने डिस्कशन किया। साथ ही साथ हमने कुछ पोइट्री उनकी देखी, थोड़ी बहुत बात गीतांजलि पर की, फिर नोबेल प्राइज की बात करी। बताओ नोबेल प्राइज कब मिला था, जल्दी से कमेंट करो, देखें नोबेल प्राइज कब मिला था टैगोर को।
आपने भी कुछ रिसर्च करी होगी, नोबेल प्राइज कब मिला था टैगोर को, बताओ नोबेल प्राइज कब मिला था, और ब्रिटिश क्राउन ने कौन सी उपाधि दी थी जिसको उन्होंने लौटा दिया था। इन दोनों प्रश्नों का आंसर दो, जल्दी से कमेंट करो नाउ, जल्दी। गीतांजलि कब पब्लिश हुई थी ये बताओ, गीतांजलि कब पब्लिश हुई थी ये बताओ। दो तीन प्रश्न है आपके लिए, जल्दी बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। गीतांजलि कब पब्लिश हुई थी? द ओनली टैगोर का द ओनली वर्क, वो एकमात्र वर्क इन इंग्लिश जो कि सबसे पहले इंग्लिश में पब्लिश हुआ था, इंग्लिश में लिखा गया था, सॉरी, वो कौन सा था? नाइटहुड 1910, गीतांजलि। नोबेल प्राइज कब मिला था? 1913 में, नवंबर में, डेट आप सर्च करना, ठीक है। नोबेल प्राइज 1913। ये बताओ द ओनली वर्क इन इंग्लिश जो फर्स्ट इंग्लिश में लिखा गया था वो कौन सा था? कल बात करी थी हमने ये, बताओ कौन सा था? जल्दी बताओ कौन सा था? द चाइल्ड, वेरी गुड। कब पब्लिश हुआ था द चाइल्ड? द चाइल्ड कब पब्लिश हुआ था? हम्म, तो चीजें याद रखनी है ना। नेक्स्ट बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की आगे की लाइफ के बारे में, सॉरी वर्क्स के बारे में, इंपॉर्टेंट जो वर्क्स है उन पर डिस्कस करेंगे, इनसे क्वेश्चन मिलना चाहिए। बात करते हैं गीतांजलि पर। गीतांजलि, फेमस नॉवेल्स में गीतांजलि। गीतांजलि इज अ कलेक्शन ऑफ 103 लिरिक्स इन इंडियन ट्रेडिशन। 103 याद रखना आप। इनमें से इट हैज ट्रांसलेशन ऑफ 53 पोएम्स फ्रॉम बंगाली। बंगाली लैंग्वेज में जो गीतांजलि लिखी गई थी ना, उसमें से 53 पोएम्स का ट्रांसलेशन था, ठीक है सर, मान ली बात। 50 अदर जो थी, उसका जो ड्रामा था अचालयतन नाम से, अचालयतन नाम से एक ड्रामा था, 50 जो ट्रांसलेशंस थे वहां से लिए गए थे। इस तरह से 103 ट्रांसलेशंस हैं किसमें? गीतांजलि में। 53 कहाँ से हैं? बंगाली जो गीतांजलि वर्जन था डायरेक्टली उसमें से हैं, और 50 दूसरे कौन से ड्रामा में से हैं? क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजों पर ही डिस्कशन रखेंगे हम। नेक्स्ट द रैक, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1921, ये ईयर याद रखना है इनका। गीतांजलि का क्या है? 1910 है। सोशल नॉवल था ये, एक सामाजिक नॉवल था, सामाजिक नॉवल था। डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ मैरिज, शादी की जो समस्याएं हैं उसके बारे में इसकी थीम थी, शादी की समस्याओं पर बात करी थी द रैक में। द रैक किसका नाम था पूछा जा सकता है? एक बोट का नाम था। द रैक किसका नाम था? एक बोट का नाम था। इसमें मेन कैरेक्टर जो है, इसमें टू मैरिज पार्टीज को ड्रोन यानी का डूबना दिखाया जाता है एक बॉट में जिसका नाम है रैक। एक बॉट है रैक, उसमें डूबना दिखाया जाता है दो मैरिज पार्टीज का, ठीक है। ये काफी है इस चीज के लिए। अगला इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इसको याद भी रखना है आपको। गौरा की थीम पूछी जा सकती है, फेमिनिज्म है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, कास्टिज्म है, रिलीजियस है, लव है, अनटचेबिलिटी है। अनटचेबिलिटी भी है, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी की बात हो रही है इसमें। अनटचेबिलिटी को कौन फॉलो करता है? गौरा फॉलोज अनटचेबिलिटी। गौरा किसको फॉलो करता है? अनटचेबिलिटी को फॉलो करता है, ठीक है।
इसकी थोड़ी सी समरी आपको पढ़नी है, एक बार के लिए पढ़ लेना। वैसे मैं एक बार बता देता हूँ आपको, एक पॉलिटिकल नॉवल है, साथ ही साथ इसमें फेमिनिज्म को लेकर भी बात हो रही है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात भी हो रही है महिलाओं और पुरुषों के बीच में, कास्टिज्म की भी बात है, रिलीजियस वैल्यूज की भी बात है, लव की भी बात है। इसमें लव दो कपल्स के बीच है, एक गौरा एंड सुचित्रा। गौरा एंड सुचित्रा, फर्स्ट कपल तो कौन है? गौरा एंड सुचित्रा है, ठीक है। फर्स्ट कपल तो कौन है? गौरा सुचित्रा। दूसरा है बिनॉय एंड ललिता, बिनॉय एंड ललिता। ये सुचित्रा और ललिता, सुचित्रा और ललिता दोनों कजिन्स रहती हैं, दोनों कजिन सिस्टर रहती हैं, ठीक है, ये याद रखना है आपको। बाकी राइटर्स की तरह इनकी डिटेल नहीं देंगे क्या? हाँ, ये हम पढ़ रहे हैं, है ना, वो भेजे हैं जो नोट्स हैं, ये हम पढ़ रहे हैं, जितनी इनकी डिटेल में लिखवाऊंगा उतनी काफी है, ठीक है। ऐसे तो अगर हम लिखेंगे तो फिर तो ऐसा मान लीजिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर के गोरा के बारे में अपने 4-5 पन्ने भर जाएंगे। लेकिन अपने को इंपॉर्टेंट देखना है, इसमें राइटर कैरेक्टर्स के नाम पूछे जा सकते हैं कि जो कपल्स हैं कौन कौन है कपल, गौरा सुचित्रा है और बिनॉय ललिता है। एक बात आपको बताऊं, गौरा और बिनॉय दोनों इसमें दोस्त रहते हैं, गौरा और बिनॉय। गौरा का पूरा नाम पूछा जा सकता है, वो मैं अभी बनाऊंगा आपको, गौर मोहन नाम से कोई नाम है, गौर मोहन एलियास नाम से है गौरा का पूरा नाम। लड़का है ये, लड़की नहीं है गौरा, ठीक है, याद रखेंगे। गौरा सुचित्रा एक लव कपल है और बिनॉय ललिता एक लव कपल है। ललिता को ललिता भी लिखा हुआ मिल सकता है बंगाली में, अगर क्वेश्चन आ जाए तो। क्या होता है, गौरा और जो बिनॉय है दोनों दोस्त रहते हैं। गौरा जो है अपने दोस्तों का जो ग्रुप है उसमें सबसे टॉप पर रहता है, इंटेलिजेंसी में भी, पर्सनालिटी में भी, अच्छी बॉडी होती है, अच्छी बॉडी होती है, कद काठी बढ़िया होती है, हाइट अच्छी होती है। और बिनॉय एक फ्रेंडली लड़का होता है, बिनॉय एक फ्रेंडली लड़का होता है, ठीक है बात। तो हमेशा गौरा जो है बिनॉय को डोमिनेट करता था, गोरा की बात लगभग सारा फ्रेंड ग्रुप मानता था। फिर इन दोनों के बीच में क्लैशेस हो जाते हैं सुचित्रा और ललिता के लेके। ये गोरा जब तक सुचित्रा से प्यार नहीं करने लगता है, ये बिनॉय को ब्लेम करता है कि तुम सुचित्रा को कहने का मतलब है फोर्स कर रहे हो या तुम सुचित्रा को पसंद करते हो, है ना, अफेयर स्टार्ट करना चाहता हो सुचित्रा के साथ। लेकिन फिर बिनॉय मना कर देता है कि नहीं भाई, मैं सुचित्रा के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहता। बिनॉय को, जो अडॉप्टेड है ये अडॉप्टेड लड़की लड़की थी, एक पारस बाबू थे कोई, पारस बाबू की बेटियां हैं ये, पारस बाबू की बेटियां हैं, जिनमें से अडॉप्टेड है ललिता और सुचित्रा वैसे है, ठीक है, इस तरह से कुछ है ये। तो फिर इन दोनों में लव ट्रायंगल स्टार्ट हो जाता है। वैसे स्टार्टिंग में गौरा बोलता है ये जो सुचित्रा और ललिता की जो फैमिली है ये अनटचेबल्स होते हैं। तो गौरा जो है स्टार्टिंग में बिनोय को भी मना करता है इनके घर वर जाने से। लेकिन जो ये पारस बाबू है इनका दोस्त होता है, गोरा का पिताजी, गोरा के पिताजी इनके दोस्त होते हैं। फिर गोरा को भेजते हैं, एक बार जाता है तो बहस हो जाती है, लेकिन फिर दोबारा जाता है तो गोरा सुचित्रा से मिलता है और फिर प्यार स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से ये कहानी है। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कैरेक्टर वाला। दूसरा, द लॉन्गेस्ट नॉवल बाय टैगोर, क्या नाम है? गोरा। इसकी डेट याद रखनी है। गोरा का पूरा नाम क्या है? गौरमोहन एलियास नाम है। कपल कौन है? गौरा सुचित्रा, बिनोय और ललिता। गौरा और बिनोय दोनों क्या रहते हैं? फ्रेंड्स रहते हैं, दोस्त रहते हैं। टू लव स्टोरीज इस नॉवल में दी गई है, जिसके बारे में मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। अगली बात करेंगे, द होम एंड द वर्ल्ड। द होम एंड द वर्ल्ड ये एलिगरिकल नॉवल है, ठीक है, जिसमें बिमला जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। निखिल जो भी अच्छा है उसके लिए स्टैंड करता है, खड़ा रहता है, सपोर्ट करता है, एंड वाइटल इन द इंडियन ट्रेडिशन, ठीक है। तो निखिल की बात आ गई, निखिल किसके लिए स्टैंड करता है? जो कि अच्छा है कोई भी चीज। बिमला किसको रिप्रेजेंट करती है? इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। संदीप किसको रिप्रेजेंट करता है? वेस्टर्न टाइप जो नेशनलिज्म है उसको, ठीक है, ये बात होगी।
जिसके बारे में टैगोर को डर था कि ये जो वेस्टर्न नेशनलिज्म है ये हमारे देश में कहीं अपनी आकृति या आकार नहीं ले ले, हमारे देश में ना फैल जाए, इससे डर था टैगोर को। तो वो डर इस कहानी में हमें दिखता है। ठीक है, इन नॉवेल्स को समराइज कर लें तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा ना। हाँ, समराइज मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा लिखना है आपको, केवल आप डायरेक्टली डाल सकते हो समरी ऑफ गोरा, तो एक बार पढ़ सकते हो। नॉर्मल सी स्टोरी है, गोरा तो मैंने आपको कंप्लीट बता ही दिया, इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। द होम एंड द वर्ल्ड फिर भी आप पढ़ लेना, एक एक बार थोड़ा 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 सा गूगल पर डालकर समरी एक बार रीड कर लेना, बस इतना काफी है। नोट्स में लिखना है ना, बहुत ज्यादा टाइम वेस्टिंग है, इतना क्वेश्चन नहीं जाता है अंदर। बस ये है कि जो क्वेश्चन जाएगा वहां मैं कैरेक्टर्स को अपने आप आपको डिटेल में बता रहा हूँ। जैसे गोरा से मुझे लग रहा है प्रश्न जा सकता है, तो गोरा के बारे में मैंने बता दिया। अगली बात करेंगे चौखर बाली, यहां से प्रश्न बन सकता है, जिसको ग्रेन ऑफ सैंड कहते हैं, 1903 में पब्लिश हुआ। यह है एक स्टोरी है किसकी, विनोदिनी की। किसकी स्टोरी है, विनोदिनी की है, जो कि एक विडो रहती है। क्या रहती है, कि विडो रहती है। और इस चौखर बाली में या ग्रेन ऑफ सैंड में 3 विडोज रहती हैं, 3 विधवाएं रहती हैं, जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। तो ये भी अगेंस्ट सोसाइटी कहने का मतलब नॉवल लिखी गई है। उस समय विधवा विवाह प्रचलित नहीं थे, इसके ऊपर टैगोर जी ने लिखा। तो इसमें क्या बताया गया है, विमेन लिटरेसी के बारे में बताया गया है, चाइल्ड मैरिज के बारे में बताया गया है, पैट्रियार्की, फैमिली में पैट्रियार्की होती है, पितृसत्तात्मक जो परिवार था उसके बारे में बताया गया है, थ्री विडोज और अफेयर्स के बारे में इसमें बताया गया है। किसमें, चौखर बाली में या अ ग्रेन ऑफ सैंड में। तो इससे कैरेक्टर नहीं पूछेगा आपसे, इससे थीम पूछेगा। आई कैन गारंटी थीम का प्रश्न आएगा, इससे अच्छा प्रश्न आएगा थीम वाला। नेक्स्ट, ये याद रखना है आपको, नॉवल से प्रश्न पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा नॉवल टैगोर का है और कौन सा टैगोर का नहीं है। तो याद रखेंगे, द रैक, बोट का नाम, गोरा बादल, गोरा याद कराई दिया मैंने, गोरा लड़की नहीं लड़का है, हंगरी स्टोन्स, ब्रोकन टाइज याद करने लायक बस ये है। उसके बाद गोरा हमने लिख लिया, मासी, गोरा मासी लगभग दोनों सेम सेम नदियों के नाम से लग रहे हैं, ऐसे याद कर लो। द होम एंड द वर्ल्ड ये मैंने आपको याद करा दिया, निखिल वाला, बिमला वाला, इस तरह से जो है। ठीक है, उसके बाद पोएट्री में बात करें, गीतांजलि 103, ये क्वेश्चन आ चुका। फिर हमने लास्ट वाली जो क्लास थी उसमें पढ़ा था, इनकी जो रेंडरिंग्स हैं उनको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शंस कहते हैं, वो वाली बात हमने पढ़ ली, वहां से क्वेश्चन बन चुका है एक, और बन सकता है दोबारा। क्रेसेंट मून, पोएट्री गीतांजलि है, क्रेसेंट मून है, क्रॉसिंग है, CCC, क्रेसेंट क्रॉसिंग। उसके बाद द गार्डनर, लवर्स गिफ्ट और फ्रूट गैदरिंग, द गार्डनर, लवर्स गिफ्ट और फ्रूट गैदरिंग। इस तरह से 6 पोइट्री है जहां से इंपॉर्टेंटली प्रश्न बन सकता है। डेट्स के कितने क्वेश्चन हाईएस्ट पूछे जाते हैं, डेट्स के मेरे हिसाब से मेजर इंडियन राइटर के, अगर मान लीजिए मेजर इंडियन राइटर के 10 क्वेश्चन आते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन डेट के हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें जो इंपॉर्टेंट वर्क है, जैसे गोरा की डेट याद रखनी है, रैक की रखनी है, गीतांजलि की रखनी है, इनकी कोई जरूरत नहीं है डेट की, गोरा की जरूरी हो सकती है, एक हंगरी स्टोन्स की एक्स्ट्रा याद रख लेना, बस काफी है। ठीक है, ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हमने टैगोर कंप्लीट कर लिया, और इस तरह से मैंने इसलिए पढ़ाया ताकि अपने को याद भी हो सके, और रिवाइज करें तो जल्दी से रिवाइज भी हो जाए, और ज्यादा डिटेल में पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। जिस राइटर को डिटेल में पढ़ाना होगा मैं खुद पढ़ा, टैगोर के लिए इतना काफी है। ठीक है, अगला राइटर अपन कल फिर से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। इसको लिख लेना अच्छे से, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही नोट्स बनाने हैं।